सभी भाइयों को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए जरा फटाफट से। हेलो एवरीवन। पायल, मोहिनी, आदर्श, प्रमोद, कोमल, सन्वी। तन्वी क्या नाम है, समझ नहीं आता मुझे। हेलो एवरीवन भाई। मैंने अपने ज्ञान चक्षु लगा लेने दो पहले एक बार। ठीक है। ज्ञान चक्षु लगाने के बाद आपके साथ प्यार भरी मतलब गुफ्तगू करेंगे। सभी को राम राम भाई। तो आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। भगवान करे आप सभी खुश रहें और अच्छे से पढ़ें। हेलो युवराज, दानिश, मिताली, ऋतु, राखी, रिहान, सतद्रु, ये नाम नहीं समझ आया, निधि, प्रमोद, अरे भाई सभी को प्रणाम, दिल से प्रणाम भाई। सरुति रानी, नमस्कार भाई। मेरे प्यारे छोटे भाइयों, आप सभी के साथ मिलकर हम लोगों ने प्यारी प्यारी बात पढ़ने की कोशिश की, प्यारी प्यारी बात हम लोगों ने समझने का काम किया लेडीज एंड जेंटलमैन। और जो खूबसूरत बातें हमने आपके साथ मिलकर पिछली क्लास में पढ़ी, वो बातें हमें ये कह रही हैं कि कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, आप चौधरी साहब हैं। अच्छा, सानवी का नाम मतलब लक्ष्मी माता का नाम। तो जय माता दी। चलिए जी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे दोस्तों। चलिए, राखी का कहना है कि सर मेरा कमेंट आ रहा है। अगर राखी जीवन में दोबारा ये कमेंट कर दिया ना, मैं परमानेंट क्लास से भगा दूंगा, ध्यान रखना। ठीक है। बंगाली नेम है। ओके। चलिए दोस्तों, आओ मेरे भाइयों। मुझे उन बच्चों से सख्त नफरत है जो क्लास के अंदर सिर्फ ये चीज का कमेंट करते हैं कि मेरा कमेंट आ रहा है क्या। और दूसरे उन बच्चों से नफरत है जो ये बातें लिखने की कोशिश करते हैं कि क्या सर क्लास लाइव है। मतलब वो फर्जी बच्चे होते हैं मेरी नजरों में। मैं कभी पसंद नहीं करता उन बच्चों को। पिछली क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर पढ़ी बहुत प्यारी प्यारी बातें, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के कुछ प्यारे प्यारे खूबसूरत से कंफ्यूजन हमने समझने का काम किया। अरे हाँ, है ना। जस्ट प्लीज। शाबाश। आओ, अब अपनी प्यारी प्यारी कहानी को हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, पढ़ना शुरू करें बेटा। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने वो 6 कैटेगरी की वर्ब्स आपके साथ मिलकर बांटी थी। जरा उन 6 कैटेगरी की वर्ब्स के नाम मुझे बताओगे भाई, क्या थे? सोनीपत से प्यार आया है। अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी। चलिए, आपको भी बहुत सारा प्यार मेरे दोस्त। गाजियाबाद से भी प्यार भेजा है हमारे बच्चों ने। चलिए, तो मेरे प्यारे भाइयों, वो 6 कैटेगरी की जो वर्ब्स थी, एक बार उनका नाम मुझे याद दिला दो फटाफट से। मैं आपको याद दिलाता हूँ, आप मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करना। इस बार में आपको ये चीजें याद भी हो जाएंगी। ये कैटेगरी की जो वर्ब्स हैं, सबसे पहले वर्ब्स रिलेटेड टू सेंस, वर्ब्स रिलेटेड टू फीलिंग, अरे बोलो हाँ, वर्ब्स रिलेटेड टू मेंटल प्रोसेस, यानी कि जहां पर हम मानसिक गतिविधि को बताने की कोशिश करते हैं। और इसी के अलावा अगर हम कहें तो वर्ब्स रिलेटेड टू अपीयरेंस, अगर हम कहें तो वर्ब्स रिलेटेड टू पोजेशन। ठीक है बेटा। और इसी के ठीक बाद अगर हम कहने की कोशिश करें तो कुछ नहीं तो फिर हम उन्हें एक कैटेगरी में बांट देते हैं, मिक्स्ड वर्ब्स। ठीक है, हाँ है ना। ये 6 कैटेगरीज हम लोगों ने पढ़ी आप लोगों के साथ मिलकर पिछली क्लास में। बोलो हाँ। ठीक है सर, मुझे आपकी बुक्स ले लेनी चाहिए। अभी थोड़ा सा रुक जाओ। जब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, थोड़ा सा और मेरे साथ इस टॉपिक को पढ़ लो। उसके बाद आपको द इंग्लिश एक्यूमेन, एक वोकैब विट्स और एक आपको फॉर्मूला बुक, ये तीनों बुक्स ले लेनी है। अभी थोड़ा सा और रुक जाओ, ठीक है बेटा। तीनों बुक फ्लिपकार्ट से ही ले लेना, ठीक है। इकट्ठी लोगे तो डिस्काउंट वगैरह का भी आपको फायदा मिल जाएगा। फाइन। मैं आपके सामने 6 सेंटेंसेस लिख रहा हूं मेरे बच्चों। 6 सेंटेंसेस फटाफट से ठीक करने की कोशिश करोगे। चलो भाई।
चलिए मेरे प्यारे छोटे भाइयों, मैंने आप सभी के सामने कुछ सवाल लिखे हैं, एक बार इन सवालों को ठीक करेंगे, ठीक है, और सवालों को साथ साथ जब आप हल करेंगे, हाँ जी हाँ जी, हाँ फ्लिपकार्ट पर युवराज, बिल्कुल ठीक है बेटा। हाँ, मैंने आपके सामने ये 6 सवाल लिखे हैं मेरे बच्चों, इन लिखे हुए 6 क्वेश्चंस को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। शाबाश बेटा, हर एक क्वेश्चन का ना रीजन भी बताना है, ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन का रीजन भी बताना है। शाबाश। तो बेटा जब इस लिखे हुए सेंटेंसेस में हम देखेंगे, पहला सवाल क्या लिखा है, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मोहन, ठीक है ना, यह है जो घर है वो मोहन से, यानी कि वो पोजेशन की बात कर रहा है। पहले आप इस पर पी लिखे, मतलब मेरे को ये रीजन पता चलना चाहिए ना बेटा, आपने इसके कारण को जान लिया है, तो इस बिलोंगिंग को हम हटाकर हम इसके लिए क्या लिखेंगे, दिस हाउस बिलोंग्स टू, राइट, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 2, करण इज ट्रस्टिंग अस, करण किसी पर ट्रस्ट करता है, तो ट्रस्ट करना उसकी फीलिंग की बात कर रहा है, तो इसीलिए आप इसका जो आंसर बनाएंगे क्या कहेंगे, करण ट्रस्ट्स अस, दे आर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझना, प्रॉब्लम को अगर समझना है तो ये मेंटल प्रोसेस की बात है, और इसीलिए आप इसके लिए क्या जवाब देंगे, करण अंडरस्टैंड। सर दे प्लूरल की वजह से आपने क्या कहा, अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां आपको 2 बातें बता दूं, अगर मैं आपको यहां पर 2 बातें बता दूं तो याद रखोगे, यस सर कह दो पहले, तभी बताऊंगा, ठीक है। यहां 2 बातें मैं आपको बता रहा हूं, इनको याद रखना, ठीक है ना, और वो 2 बातें कौन सी हैं, ध्यान रखना भाई। एक तो हो गया आपका कौन सा टेंस, प्रेजेंट का इंडेफिनेट, ठीक है, और एक टेंस हो गया आप लोगों का प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। ये 2 ऐसे टेंसेस हैं जिसमें हम आई को कैसे लेकर चलते हैं, हमेशा प्लूरल लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं बाबू, हमेशा प्लूरल लेकर चलते हैं, यानी कि आई के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के अनुसार फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, या फिर डू का यूज करते हैं, बोलो हाँ, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार हम हैव लगाकर थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है बेटा, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अगर कोई बच्चा भूल गया तो याद रखना, मैं घर आकर बताऊंगा फिर से कि बेटा ये याद रखना है, ठीक है, हाँ है ना। अब आपके पेपर में अगर कोई सवाल ये दे दे, आई डज नॉट नो एनीथिंग, ठीक है ना, तो भाई इस सेंटेंस में क्या ठीक करवा दोगे आप मुझे कहकर बताओ जरा थोड़ा सा। अगर मान लीजिए सवाल ये दे दिया जाए, ठीक है ना, मैंने कहा आई रीड्स न्यूज़पेपर्स एवरी डे, तो बेटा इन दोनों सेंटेंसेस में क्या ठीक करवा दोगे, बताओ जरा। आप मुझे ये चीज याद दिलाओगे, आप कहोगे सर देखो ये हमें ना बहुत अच्छे इंसान ने बताया था कि आई को हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में प्लूरल, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनेट में प्लूरल की तरह, और इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में भी इसको प्लूरल की तरह लेकर चलेंगे, याद रखोगे ना, ठीक है। कभी कभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये छोटी सी बात आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है, गलती नहीं करेंगे। अगले सवाल पर आ जाओ भाई साहब, आई एम वॉन्टिंग योर बुक्स, अगर मुझे आपकी बुक्स चाहिए, तो ये बात हो गई पोजेशन की, इसलिए आई के साथ हम वॉन्ट कहेंगे या वॉन्ट्स कहेंगे, तो आप कहोगे गुरुजी हम कहेंगे वॉन्ट, ठीक है, क्या कहोगे साहब, वॉन्ट, करेक्ट हो गया दोस्त। अगला सवाल, समीर इज हेटिंग द इग्नोरेंट स्टूडेंट्स, इग्नोरेंट हम कहते हैं लापरवाह, तो समीर लापरवाह विद्यार्थियों को नफरत करता है, तो ये हो गई बात उसकी फीलिंग की, और इसीलिए हम लोगों ने क्या कह दिया, हेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फ्रेंड इज रिजेंबलिंग हिज फादर, है ना, मेरा जो फ्रेंड है उसकी शक्ल हूबहू उसके पिता से मिलती है, तो सर यहां पर बात हो गई अपीयरेंस की, एपी का मतलब अपीयरेंस समझ लीजिएगा, और माय फ्रेंड सिंगुलर होने की वजह से आप क्या कह दोगे दोस्तों, रिसेंबल्स। अरे
बोलूं हाँ। बात समझ आ गई दोस्तों? बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी घबराहट तो नहीं हो रही भाई? हाँ है ना? चलिए बच्चों, ये वाली बात अपनी समझ आ गई है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब थोड़ा खेल खेलते हैं, तगड़े वाला। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से पढ़ना, उलझन होगी सुलझाएंगे आपके साथ मिलकर, ठीक है ना? ध्यान से सवालों को पढ़ना है, ठीक है बच्चे? ध्यान से सवालों को पढ़ना है बेटा, अच्छे से पढ़कर अच्छे से जवाब भी देना है, ठीक है बच्चे? चलो मेहनत करते रहेंगे। चलो भाई, देखो कई सारे ऑप्शंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, जरा पहले इनको आप फटाफट से टिकटॉक कर दीजिए।
बहुत बढ़िया बेटा। देखो मेरे बच्चों, जब आप इन सभी के साथ बड़े ध्यान से चीजों को समझने का काम करोगे। हमारी क्लास में एक उल्लू है और कह रहा है सर यहाँ पर वांट के साथ वांट्स क्यों नहीं लिखा गया। अब एक गधे इंसान, मैं मतलब गधा कहूंगा तो गधे की बेइज्जती होगी। मैं यहाँ आपको बता चुका हूं अभी अभी आपके भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में आई को प्लूरल की तरह रखते हैं, इसलिए आई के साथ या तो फर्स्ट फॉर्म या आई के साथ हम डू का यूज करते हैं या हैव का यूज करते हैं। अच्छा ये बात मैं यहाँ करवा भी चुका हूं, फिर भी एक महात्मा है, मतलब गजब के ही उल्लू है भाई, ठीक है ना, गजब के ही उल्लू हैं, समझाने के बाद भी गुड़ गोबर कर दिया। कह रहा जी यहाँ वांट की जगह वांट्स क्यों नहीं आया, मतलब कुछ भी है ना। इनको भेजेंगे अगली बार हम चांद पे, ठीक है ना, इनको भेजेंगे अगली बार हम चांद पे। अब आप इन सभी सेंटेंसेस को जब पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो इन सभी के सभी सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद आपको कहीं कहीं लग रहा है कि गुरुजी हैव नहीं, हैविंग वाली बातचीत अपनी जगह सही है। तो क्या कारण हो सकता है, आओ मेरे बच्चों ध्यान से समझना। आप सभी ने पिछली क्लास में एक छोटी सी बात को समझने का काम किया था कि जनरली हम उन 6 कैटेगरी की वर्ब्स का जो प्रयोग करते हैं वो इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। अरे बोलो हाँ। तो जनरली का मतलब क्या हुआ, जनरली का मतलब हमें समझ में आता है एक ऐसा अर्थ जो सभी के लिए एक जैसा है। जनरली का मतलब होता है समथिंग विच इज कॉमन टू ऑल, यानी कि एक ऐसा अर्थ जो सभी के लिए एक समान है। मैंने क्या कहा, एक ऐसा अर्थ जो सभी के लिए एक समान है, जो सभी के लिए एक जैसा है। अगर ठीक इसी के उलटकर हम सोचें तो इसी के ठीक उलटकर हमें समझ आता है एक ऐसा अर्थ जो स्पेसिफिक निकलता है अर्थ। और जब हम स्पेसिफिक अर्थ निकलने की कोशिश करते हैं, स्पेसिफिक मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो अर्थ सिर्फ और सिर्फ किससे संबंधित होता है, स्पीकर ओरिएंटेड। हिंदी अगर हम कहें तो बोलने वाले के ऊपर केंद्रित होता है कि वो उसका अर्थ कुछ और निकालना चाहता है। इस बात को थोड़ा आसान समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझें बेटा। देखो बच्चों, अगर हम इस हैज या हैव की बात करते हैं किस टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में, तो इंडेफिनिट टेंस की वजह से इसका एक जनरल मीनिंग निकल कर आता है, जनरल सेंस निकल कर आता है। और जनरल सेंस का मतलब एक ऐसा अर्थ जो सभी के लिए एक समान है, ठीक है ना, है ना, एक ऐसा अर्थ जो सर सभी के लिए, मैंने क्या कहा, जो हर किसी के लिए एक जैसा ही है ना। पहली बात समझ में आ गई। अब मेरे बच्चे, जब हर किसी के लिए एक ही अर्थ निकलता है तो ये 4 तरह के अर्थ हमें बता सकता है। पहला अर्थ क्या हो सकता है, ये बता सकता है किसी न किसी चीज के ऊपर पोजेशन। पोजेशन का मतलब अधिकार। मैं अगर आपके सामने कहूं आई हैव अ कार, तो मैंने अपना अधिकार किस पर बताया, गाड़ी पर अपना अधिकार बताया, ठीक है। यही जो बताता है हमें, ये बताने का काम करता है किस चीज के बारे में, रिलेशन के बारे में, है ना। जैसे अगर रिलेशन की बात कहें, जैसे आप अगर किसी इंसान के पास जाकर ये कहते हैं हे चलती है क्या 9 से 12, सामने वाली मुंह पे झापड़ मारेगी और आपको कहेगी एक्सक्यूज मी आई हैव अ बॉयफ्रेंड, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, तो यहां वो इस हैव से क्या बता रही है, अपना रिलेशन बता रही है। गॉट इट, है ना। फिर इसी के अनुसार कभी कभी हम लोग इस हैज या हैव से अपनी क्या बताने की कोशिश करते हैं, हेल्थ को बताने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप किसी इंसान की शक्ल उतरी हुई देखे और आप उस इंसान से पूछे अरे तेरी शक्ल क्यों उतरी है, तो आप कहते हैं आई हैव हेडेक, आज सिर दर्द है मुझे, आई हैव हेडेक, ठीक है बेटा, है ना। ठीक इसी तरीके से हम इसी का एक 4th कैटेगरी उठाकर चलते हैं, तो वो बताने का काम करते हैं प्लान, ठीक है ना। अगर आप अपने किसी दोस्त के पास गए, आपने देखा दोस्त पैकिंग कर रहा है, दोस्त पैकिंग कर रहा है, अपने बैग में सामान ठूस रहा है, कपड़े वगैरह सब कुछ। आपने जाकर उससे पूछा वे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो आप कहोगे सर आई हैव अ ट्रिप टू गोवा, मैं गोवा जा रहा हूं, तुझे नहीं लेके जा रहा हूं। फिर आप उसका जम के मुंह तोड़ना, समझ रहे ले हो, वाह जी वाह। अब मेरे बच्चों, अगर इसी कहानी को हम उलट दें, अगर इसी कहानी को हम उलट कर कौन से टेंस में पढ़ने का काम करें, कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ने का अगर हम काम करते हैं, तो आप जान गए हैं बोलने वाला अपने अनुसार इसका अर्थ बदलता है, और इसी चीज को हम कहते हैं स्पीकर ओरिएंटेड मीनिंग। यानी कि बोलने वाला इसके अनुसार क्या अर्थ बदल सकता है, वो बता सकता है कि वो कुछ खा रहा है, वो बता सकता है कि वो कुछ पी रहा है, ठीक है। अगर खाना या पीना नहीं समझ आए तो डेफिनेटली एक अर्थ हमें समझ में आता है कि वो जो भी कर रहा है वो मस्ती कर रहा है, इंजॉय कर रहा है। बोलो हाँ।
क्या कर रहा है बेटा वो? एंजॉय कर रहा है कि नहीं? अपना मजे काट रहा है। जिंदगी गई भाड़ में, मौज लो रोज लो, ना मिले तो पानी पी लो। भाई कुछ ज्यादा मत समझा करो, ठीक है? ये भी बात समझ में आ गई। सेट है दोस्त। अब इसी बातचीत के अनुसार हमें ये सेंटेंसेस सेट करने दोस्त। आ जाओ फटाफट से आ जाओ। आई एम हैविंग एन ओल्ड हाउस। पुराना घर है, घर पर अधिकार बताया जाता है, तो पोजेशन की वजह से इंडेफिनेट टेंस में हम गए। दे हैव आर हैविंग लंच, वो लंच कर रहे हैं, खाने की बात है। ई का मतलब ईटिंग समझिएगा बेटा, ठीक है? नीतिका हैज इज हैविंग अ कप ऑफ टी, एक कप चाय पीने की बात कही जाएगी तो इज हैविंग यानी कि ईट की बात कर दी हमने यहां। शी हैज इज हैविंग 3 चिल्ड्रन, उसके 3 बालक हैं, है भाई, उसके 3 बालक हैं। रिलेशन बता रही भैया, तो रिलेशन इंडेफिनेट टेंस में बताओगी भैया। अब आपके सामने मेरे बच्चों 5 सवाल हैं, 5 6 7 8 9, पांचों के करेक्ट आंसर मुझे बता दो फटाफट से। 5 सवाल हैं आपके सामने, पांचों के जरा हमको करेक्ट आंसर्स बता दो भाई। हम्म। जल्दी बनाओ बेटा फटाफट से, शाबाश। शाबाश। आओ दोस्तों, अब इस प्यारी सी खूबसूरत बात को समझते हैं। पहला सवाल नंबर 5, मोहन हैज इज हैविंग बैक पेन, कमर में दर्द है, हेल्थ बताने की बात हो गई, हैज चिपका दिया। वी हैव आर हैविंग अ गेट टुगेदर टुनाइट, भाई हमारी आज गेट टुगेदर है, प्लानिंग बताने का काम कर रहे हो। पी का मतलब प्लान है। हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव या आर यू हैविंग, सर डू यू हैव हम यहां पर कहेंगे क्योंकि बात रिलेशन बताने की है कि भाई आपके कितने भाई हैं। शी इज हैविंग हैज फन इन गोवा, इंजॉय करने की बात होगी भाई से, इस ई का मतलब इंजॉय हुआ। मोहिनी हैज इज हैविंग सम वर्क इन हर अंकल्स विलेज, मोहिनी का कोई काम है उसके अंकल के विलेज में, यहां पर बताई जा रही है प्लानिंग, इसलिए हमने इंडेफिनेट को चुना। ठीक है दोस्तों, करेक्ट हो गया जी? हाँ है ना? बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, ठीक इसी तरीके से जो यहां हमने ये सिस्टम तैयार किया है कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको अगर हम कॉन्टिन्यूस में यूज करें, मैंने क्या बोला, जिनको अगर हम कॉन्टिन्यूस में यूज करें तो उनका अर्थ बदल जाता है। कुछ सेंटेंसेस फिर से लिख रहा हूं, आप इनको ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना?
थोड़ा ध्यान से आंसर्स बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, थोड़ा प्यारे प्यारे आंसर्स बनाने की कोशिश करेंगे। फाइन। चलिए मेरे बच्चों, आंसर्स बनाने की कोशिश करें प्लीज। चलिए बेटा, अब मेरे छोटे भाइयों, इन सारे के सारे लिखे हुए सेंटेंसेस में आपको एक प्यारी सी बात समझ में आ रही है, और वो बात खूबसूरत है। क्या? कि गुरुजी हम लोगों ने यहां पर फील को ध्यान से देखा है, तो फील को हम इंडेफिनेट टेंस में भी यूज करते हुए नजर आ रहे हैं, और फील को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब हम इसे इंडेफिनेट टेंस में यूज करते हैं, तो इसका जो अर्थ है, इसका जो मीनिंग निकल कर आता है, इसका मीनिंग निकल कर आता है जनरल सेंस में। क्या कहा? जनरल सेंस में, मतलब जैसा हर कोई महसूस करता है। फील का मतलब महसूस करना है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? जैसा हर कोई महसूस करता है, आप जैसा महसूस कर रहे वैसे मैं महसूस कर रहा, एवरीबडी फील्स द सेम थिंग, राइट? कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात कर रहे होते हैं, तो इसका जब अर्थ हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसका अर्थ निकलता है स्पेसिफिक सेंस में। और स्पेसिफिक सेंस का मतलब क्या हुआ? बोलने वाला अपने अनुसार फील करके कुछ चीज कह रहा है, तो इसका मतलब या तो वो अपनी हेल्थ के बारे में कह रहा है, ठीक है ना जी? किसके बारे में कह रहा है भाई? हेल्थ के बारे में। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि उसकी हेल्थ में कोई गड़बड़ है। कई बार ऐसा नहीं होता है कि आपको कुछ फीलिंग हो रही होती है, जैसे आप बैठे हुए और आपको बेचैनी महसूस हो रही है, ठीक है ना? आप तब क्या बोलोगे? आई एम फीलिंग अनईजीनेस। क्या कहोगे? आई एम फीलिंग अनईजीनेस, मतलब मेरे को बेचैनी महसूस हो रही है। पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान से समझना, ठीक है भाई? इसी तरीके से अगर हम थिंक की बात करते हैं, तो थिंक के भी दो अर्थ निकल कर आते हैं। इंडेफिनेट टेंस की अगर हम बात करते हैं, तो इंडेफिनेट टेंस में ये हमेशा एक जनरल सेंस कन्वे करता है। कोई भी सोच सकता है, साधारणतः हर कोई सोचता है,
साधारणतः हर कोई सोचता है कि नहीं भाई? आप भी सोचते हो, मैं भी सोचता हूं। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये स्पेसिफिक मीनिंग बनाने की कोशिश करता है, और इस थिंक का मतलब हमें समझ में आ रहा है आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं। कभी कभी हम गहराई से किसी चीज को सोचने की जब बात करते हैं दोस्त, तब हम किसी चीज को लेकर प्लान कर रहे होते हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें करना चाहिए। तो मेरे बच्चों, इन सवालों की अगर हम बात करते हैं अब आसान हो जाएगा। वी फील आर फीलिंग कोल्ड इन जनवरी। बताओ, सर्दी के समय, हर सर्दी का मौसम जनवरी में हर कोई सर्दी को महसूस करता है, बोलो हाँ। ठीक है भाई। क्वेश्चन 2, आई एम फीलिंग कोल्ड, आई मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। भाई मैं सर्दी फील कर रहा हूं, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसका मतलब हेल्थ की कोई गड़बड़ बताने की बात हो गई। क्वेश्चन 3, आ डॉक्टर फील्स इज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट। बड़े ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में एक गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हुआ है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 में आप ध्यान से देखोगे, एक डॉक्टर का काम है। मैंने क्या कहा? एक किसी भी डॉक्टर का एक काम है, डॉक्टर का ये प्रोफेशन है कि वो अपने पेशेंट की पल्स का मतलब नब्ज को छूकर उसकी हेल्थ को चेक करता है। तो ये तो उसका काम है, तो डॉक्टर का काम है, जनरल सेंस है, इसीलिए फील्स कहा। लेकिन अगर उसकी पत्नी उसके बेटे की पल्स को छूकर कुछ चेक कर रही है, तब वो डेफिनेटली क्या चेक कर रही है? हेल्थ को चेक कर रही है कि उसका बेटे की तबीयत कैसी है। समझ आ गया भैया? अरे बोलो हाँ। बात समझ में आई बेटा? ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? फाइन। अब एक बार मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ, हाउ डू यू फील या हाउ आर यू फीलिंग? क्या पूछेंगे भाई आप किसी से? दिमाग लगा के बताओ जरा बेटा। शाबाश। शाबाश। तो आप यही कहोगे सर, हम किसी से अगर ये चीज पूछेंगे आप कैसा महसूस कर रहे हैं, डेफिनेटली हम सामने वाले की हेल्थ को जानना चाहते हैं, इसीलिए कॉन्टिन्यूस टेंस में हम कहेंगे। एक बार थिंक वाली बात को रिवाइज करते हैं। थिंक को इंडेफिनिट टेंस जनरल सेंस में कोई भी सोच सकता है, सोचने के लिए हर किसी को भगवान ने दिमाग दिया है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक तरीके से यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस में इसको यूज करते हैं तो ये प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। भाई पहला सवाल कहता है आई थिंक या आई एम थिंकिंग ऑफ यू। भाई आप किसी के बारे में अगर ये कहते हैं कि मैं आपके बारे में सोचता हूं, तो सामान्यतः सोचते ही रहते हैं। भाई मैं अपनी बात करता हूं, सुबह से लेकर शाम तक मैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोचता हूं, ये मेरे लिए एक सामान्य प्रक्रिया है ना? मैं एक सामान्य प्रक्रिया है, तो मैं इसके लिए क्या कहूंगा? थिंक कहूंगा, और कोई बात नहीं। ठीक है। दूसरे वाक्य में कहा है आई थिंक आई एम थिंकिंग ऑफ अ होटल इन कश्मीर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक कश्मीर के होटल के बारे में सोच रहा हूं, यानी कि मैं वहां की प्लानिंग कर रहा हूं, या तो होटल खोलूं या फिर मैं होटल जाऊं या फिर मैं कश्मीर घूमूं। तो यहां पर बात प्लानिंग का एहसास कर रही है, इसलिए आई एम थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पे एक बार दिमाग लगा के बताओ, चलो फटाफट से। चलिए दोस्तों, आ जाओ।
अब थोड़ी सी कहानी को लेकर चलते हैं आगे। अब इस सवाल की बात करते हैं। आई थिंक आई एम थिंकिंग यू आर राइट। मैं सोचता हूं, सामान्यतः सोचते हैं, आप कोई भी प्लानिंग की बात नहीं करते। आपने किसी ने कुछ भी कहा, मैं सामान्यतः उसके बारे में सोच सकता हूं कि आप ठीक कह रहे हैं, है ना। अगली बात अगर कहते हैं मैनेजर अगर मान लीजिए एक मीटिंग के बारे में सोच रहा है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। तो इसमें हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। क्लियर होगी बेटा बात, है ना। ठीक है, चलो ऐसी और भी वर्ब्स के बारे में बात करता हूं। ठीक है, ये आपके पेपर में कभी कभी पूछी जाती हैं कि जानबूझकर नॉन एक्शन वर्ब्स को कॉन्टिन्यूस बनाकर उनका मीनिंग कैसे बदलता है। ठीक है बेटा, है ना। चलिए भाई सेंटेंसेस आपके सामने लिख रहा हूं, थोड़ी थोड़ी मेहनत करके दिखाएंगे। ठीक है बाबू, चलो। चिरपिंग चहचहाना कहलाता है। चलो आप अपने अपने आप दिमाग लगाओ बेटा, फिर इनके आंसर्स मैं आपके साथ मिलकर वेरीफाई करूंगा। हम्म, चलिए बेटा।
शाबाश, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया जी। चलिए बेटा डिस्कस करें अब। आ जाओ। देखो मेरे बच्चों, इन सभी सेंटेंसेस में भी बिल्कुल वही काम हो रहा है जो हम यहां कर रहे हैं, राइट। इसके भी लॉजिक इकट्ठे ही लिख देता हूं, ठीक है बेटा। चलो भाई, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना। सबसे पहले किसके बारे में कहा है? स्मेल को लेकर कहा है। देखो भाई, जब हम स्मेल की बात करते हैं इंडेफिनिट टेंस में, तो ये कौन सी कैटेगरी में आती है? जनरल सेंस में, ठीक है। लेकिन एक बात यहां पर घूमती हुई नजर आएगी। क्या घूमती नजर आएगी? ध्यान से समझना। इन लिखे हुए सभी वाक्यों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो रोज निर्जीव वस्तु है, डिश का मतलब जो खाना है निर्जीव वस्तु है, परफ्यूम निर्जीव वस्तु है ना। जब मेरे बच्चों इस स्मेल की हम बात करते हैं इंडेफिनिट में, जनरल सेंस में, तो ये केवल तभी संभव है जब हम इसे किसी भी नॉन लिविंग सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। नॉन लिविंग सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? हम उस सब्जेक्ट की अवस्था बताते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ भाई, धुले हुए कपड़ों की खुशबू कैसी होती है? मैंने आपसे एक सवाल पूछा, धुले हुए कपड़ों की खुशबू कैसी होती है? बताओ। आप कहोगे सर धुले हुए कपड़ों की खुशबू बहुत अच्छी होती है। आप यही कहोगे ना, द वॉश्ड क्लॉथ्स स्मेल नाइस, यही तो कहोगे, है ना। तो जब नॉन लिविंग सब्जेक्ट हमारे सामने देखने को मिलता है तो इसके साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं? स्मेल के लिए इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। स्मेल के लिए कौन सा टेंस यूज करते हैं? इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। लेकिन अगर इसी के लिए हम अगर मान लीजिए कोई लिविंग सब्जेक्ट उठा दें, कैसा सब्जेक्ट उठा दें? लिविंग, यानी कि जीवित, है ना। तो जीवित सब्जेक्ट अपने साथ कुछ भी यूज कर सकता है ना। आप उसके साथ कुछ भी यूज कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब क्या हुआ? चाहे आप इसके साथ इंडेफिनिट, चाहे आप इसके साथ कॉन्टिन्यूस, कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं। किसकी? स्मेल की। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 1 पे आओ। यहां रोज की बात कही है, नॉन लिविंग होने की वजह से सिर्फ स्मेल्स। डिश की बात कही है, सिर्फ स्मेल्स। लेकिन एक लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया? अब वो लफड़ा ध्यान से समझना। अब वो लफड़ा ध्यान से समझना। क्या लफड़ा है? बड़े प्यार से इस चीज को समझने की कोशिश करना। लफड़ा ये हो गया भाई कि जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे होते हैं, जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे होते हैं, यानी कि नॉन लिविंग, अगर सब्जेक्ट हमें लिखा मिले तो हम क्या करते हैं दोस्तों? तो नॉन लिविंग सब्जेक्ट में भी हम दो तरह का व्यवहार बताते हैं। कौन सा? एक पॉजिटिव व्यवहार, यानी कि जो अच्छा व्यवहार है, और एक नेगेटिव व्यवहार, है ना। यानी कि अच्छी सेंस में, यानी कि किसी चीज से अगर खुशबू आ रही होती है, मैंने क्या कहा? अगर किसी चीज से खुशबू आ रही होती है तो वो बताता है उसकी अच्छाई के बारे में। किसके बारे में दोस्त? उसकी अच्छाई के बारे में। पॉजिटिव सेंस की अगर हम बात करते हैं तो इंडेफिनिट टेंस हम यूज करते हैं। अगर नेगेटिव, यानी कि अगर मान लो किसी से बदबू आ रही है, तब हम इसको बताने का काम करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में। इसको एक बार फिर से समझना। मैंने आपको कहा अगर धुले हुए कपड़ों की खुशबू आप कहेंगे तो आप कहोगे दीज क्लोथ्स स्मेल नाइस, है ना। अब अगर मान लो किसी इंसान ने कपड़ों को नाली के पानी में धुल दिया हो तो क्या होगा? नाली के पानी में अगर कपड़ों को धुल दिया हो तो क्या कहोगे? आप कहोगे अरे सर गुरुजी फिर तो बदबू आएगी, हाँ के ना, है ना। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है भाई साहब, वो 250 ग्राम लहसुन खाकर आपके पास आकर खड़ा हो गया और आपके बिल्कुल मुंह के पास मुंह मिलाकर और बिल्कुल पास आकर वो आपसे पूछता है कैसी हो? आप क्या हो गए? है आप बेहोश हो जाओगे भाई। अरे हाँ, है ना, आप बेहोश हो जाओगे भाई साहब, आप बेहोश हो जाओगे। आप कहोगे भाई साहब मर गए। आप क्या कहोगे? हिज माउथ इज स्मेलिंग बैड। क्या कहोगे? हिज माउथ इज स्मेलिंग बैड।
गॉट इट? हाँ है ना? अब इस पॉइंट से हम लोगों ने लफड़ा यहां पर सोल्व किया, क्या कहकर? हमने यहां पर इस लिखे हुए सवाल को ध्यान से फिर से समझने का काम किया दोस्त, और हमें क्या समझ में आया? यहां पर स्वीट है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट की वजह से स्मेल्स कह दिया, खत्म। यहां डिश कैसी कर रही है स्मेल? बैड, बुरी, में नेगेटिव हो गया, इसलिए इज स्मेलिंग। बात समझ गए भाई? हाँ कि ना? अरे हाँ है ना? रोज स्मेल्स यूनिवर्सल ट्रुथ है ना? झापड़ मारूंगा खींच के, बेहोश हो जाएगा, ठीक है ना? कह रहा ये सर यूनिवर्सल ट्रुथ, कुछ भी। नशा करते हो, नशा करते हो तुम, है? हर परफ्यूम स्मेल्स इज स्मेलिंग वेरी गुड। सर प्लीजेंट कैटेगरी से बात कर रहे हैं, इसलिए आपने कहा स्मेल्स। कुछ बच्चे जानबूझ के अपने नियम बनाते रहते हैं, समझ रहे? आप समझ रहे? कुछ ऐसे बेवकूफ इंसान होते हैं जानबूझ के अपने नियम बना रहे होते हैं, कह रहे सर ये यूनिवर्सल ट्रुथ, कुछ भी, मतलब कुछ भी है। चांद पे भेज दें इसको भाई, अभी बिठाओ जरा इसको फटाफट से। चांद पहले फिनाइल पिला देना, है ना? क्योंकि चांद पे फिनाइल नहीं मिलेगा, वो मेरी क्लास में मिलेगा। फिनाइल पिला के तब इसको चांद पे भेजना, दुष्ट इंसान। राज लिविंग सब्जेक्ट है, तो दोनों में से कुछ भी लगा लो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, करेक्ट हो गया बेटा? चलिए भाई आगे, अब अगले सवालों के इनके कारण समझते हैं। देखो बेटा, हम लोग इसके भी लॉजिक को समझते हैं। जब हम इस हियर की बात करते हैं इंडेफिनिट टेंस में, तो ये जनरल सेंस कन्वे करता है, कुछ नया नहीं है। गुरुजी बार बार यही बता रहे हो भाई, आपके कान खुले, कुछ ना कुछ तो सुनाई देगा ही। आपके कान खुले हुए हैं, है ना? कुछ ना कुछ तो सुनाई देगा ही, चाहे कोई शोर मचा रहा हो, कोई चुटकी बजा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, है कि नहीं? है ना? लेकिन अगर इसी हियर को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, तब ये बन जाता है क्या? स्पेसिफिक सेंस। और जब कोई किसी चीज को खास तरीके से सुनने की कोशिश करता है, तो इसका अर्थ है क्या चीज? सुनवाई, ठीक है ना? या फिर इसी चीज को अगर हम कहते हैं, तो इसी का अर्थ निकलता है जांच करना। क्या कहते हैं इसका अर्थ हम? जांच करना, है ना? सही है या गलत है, इस चीज की हम जांच करने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? कपिल को क्लास से हटाइएगा सर। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? अब अगर ये बात समझ में आ गई, तो आपके सामने खुला मैदान है मेरे बच्चों, आपके सामने खुला मैदान है। क्वेश्चन 4 है हमारे सामने, चारों को बनाकर दिखाएंगे। संभल के चलिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी गुगली हो सकती है आपके लिए। शाबाश, चलिए बेटा फटाफट से आंसर्स बनाएंगे। शाबाश, शाबाश। आइए मेरे दोस्तों, सभी के आंसर्स एक एक करके वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ बेटा।
फटाफट से। वी हियर आर हियरिंग द नॉइज ऑफ ट्रैफिक, जनरल एक्टिविटी है, हियर कह दिया, खत्म बात। क्वेश्चन, द जज हियर्स इज हियरिंग द आर्गुमेंट्स। मेरे बच्चों एक सवाल मैं आपसे पूछूं, आपने इस लिखे हुए सवाल में आर डॉक्टर फील्स द पल्स ऑफ द पेशेंट क्यों कहा था? है भाई, बताओ ना जरा। यहां हमारे सामने सवाल में आर डॉक्टर फील्स द पल्स ऑफ द पेशेंट, तो क्या ये यहां पर आपने फील्स क्यों कहा था? आप कहोगे गुरुजी यहां डॉक्टर का प्रोफेशन हमने बताया था, है ना। अगले सवाल में उसकी जो पत्नी है वो फील कर रही है, इसका मतलब हेल्थ चेक कर रही है अपने बच्चों की। अरे बोलो हाँ, तो दोनों में फर्क हमें याद है, अच्छे से याद है ना। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहां पर समझेंगे तो जज का ये काम है, इसीलिए हमने यहां पर उस काम को रेगुलर बताने के लिए किसका यूज किया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। वेरी सिंपल, अरे बोलो हाँ। लेकिन अगले वाक्य में अगर हम कहें कि उसके पिता उसके फेल होने के कारण की जांच पड़ताल कर रहे हैं, बस तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भाई, तो गुगली डल गई एक फटाक से, आउट हो गई इसी मजाक मजाक में, है कि नहीं भाई? ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आओ। राखी हियर्स इज हियरिंग द चिर्पिंग बर्ड्स, यानी कि जो चहचहाती हुई पक्षी हैं उनकी आवाज सुनी। साधारण एक्टिविटी, कोई खास बात नहीं, इसमें जांच पड़ताल का अर्थ नहीं है। करेक्ट हो गया बेटा? है ना, करेक्ट हो गया, इजी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? चलिए, तो इस तरीके से कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनको अगर हम कॉन्टिन्यूस में यूज कर लेते हैं तो उनका अपना अर्थ बदल जाता है। ये चीज हमें अच्छे से समझनी जरूरी थी। यहां तक की बात क्लियर होगी बेटा? ठीक है, आइए अब थोड़ा सा आप लोगों को आगे बढ़ाते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस के परिवार में मेरे प्यारे छोटे भाइयों, अब एक लड़ाई आगे हम समझने का काम करते हैं। आओ, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की अब हम लड़ाई आपके साथ लड़ाएंगे, और इस लड़ाई की जो बात है पास्ट के इंडेफिनिट टेंस के साथ है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मुझे एक सवाल आपसे पूछना है, भाई ये परफेक्ट का मतलब क्या होता है? बताओ जरा। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि परफेक्ट का मतलब मैं आपको पिछली किसी क्लास में जरूर बताकर आया हूं। याद है, एक हम लोगों ने टाइम लाइन ड्रॉ की थी, फिर परफेक्ट के नीचे 3 पॉइंट्स बताए थे। वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं? जरा बच्चे बता दीजिए, बताइए जरा। कपिल बेटा, मैं तो पढ़ाने ही आता हूं, आपके लिए टाइम पास होता है, तो मैं आपके टाइम पास के लिए नहीं पढ़ाता बेटा। ठीक है, और आपको नहीं पता कि आप अपने टीचर की कितनी खूबसूरती से बेइज्जती कर देते हो छोटी छोटी हरकतें करके, और आप कभी ये महसूस नहीं कर सकते कि जीवन में, आपके जीवन में एक टीचर की कितनी इंपॉर्टेंस है। आज आप अपने घर पर बैठे हो, आराम से पढ़ रहे हो, यही वो टीचर है जो लगातार आपको जब पढ़ाएगा तो एक दिन आप इसी टीचर के सामने वर्दी पहन के इंटरव्यू दे रहे होगे। उस दिन आपको पता चलेगा कि इस टीचर की इज्जत करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बेटा, बाकी टाइम पास करने वाले बच्चों को मैं क्लास में नहीं रखता कभी भी। बताएं जरा। तो परफेक्ट को लेकर 3 बातें आपने कही थी, है ना। परफेक्ट को लेकर 3 बातें हमने कही थी। वो 3 बातें कौन कौन सी है? पहली बात तो ये कि एक्शन अपने आप में कंप्लीट है। दूसरी बात हमने कही क्या? नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, इसमें किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट हम नहीं कर सकते। और तीसरी बात हमने कही, इफेक्ट कैन बी सीन और फेल्ट। तीनों बात याद है? मैं अगर आपके सामने एक बात कहता हूं, बड़े ध्यान से समझना, एक छोटी सी एक्टिविटी कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, अब मैंने आपके सामने एक वाक्य कहा, ठीक है, अब मैंने आपके सामने एक वाक्य कहा, मैं 1 गिलास पानी पी चुका हूं। मैंने एक वाक्य आपके सामने कहा, मैं 1 गिलास पानी पी चुका हूं। तो पानी पीने का एक्शन कंप्लीट हुआ। पानी थोड़ी देर पहले ग्लास में था, अब पानी ग्लास में नहीं है, वो मेरे पेट में है। ठीक है, हाँ है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। हाँ, पानी पीने का एक्शन मैं दोबारा से कर ही नहीं सकता। तीसरी बात हमें समझ में आती है क्या? मैंने आपके सामने तीसरी बात क्या कही? मेरे सामने अगर 1 गिलास पानी और कोई लाकर रख देगा तो मैं शायद उस पानी को नहीं पीऊंगा, और मैं आपको क्या कहूंगा बेटा? मैं आपको यही कहूंगा, अरे भाई अभी अभी तो जो है पानी पिया है। अरे हाँ है ना, यही तो कहूंगा। मेरी बात समझ में आ गई? जब इन तीनों बातों को हम आपस में मिलाते हैं, जब हम इन तीनों बातों को आपस में मिलाते हैं तो तीनों बातें मिलकर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जन्म देती हैं, और तीनों बातें इकट्ठे मिलाकर हमें बताती हैं क्या चीज? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। किसके बारे में हमें बताती हैं भाई?
रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, बताओ जरा क्या बताती हैं मेरे बच्चे? ये हमें बताने की कोशिश करती हैं एक ऐसा काम जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। क्या बताने का काम करता है? एक ऐसा एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। तो मेरे बच्चे, जब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन की बात हम करते हैं तो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के लिए हमें कीवर्ड्स की भी जरूरत पड़ेगी। अरे बोल दो हाँ, अरे बोल दो जरा हाँ। भाई जो एक्शन अभी अभी पूरा हुआ है उसको बताने के लिए कीवर्ड्स भी तो चाहिएंगे। बिना कीवर्ड्स के तो हम टेंस भी नहीं पहचान पाते, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो कौन कौन से कीवर्ड्स हमारे सामने आएंगे भाई? जैसे मैंने आप सभी के सामने सबसे पहले क्या कहा, सो फार। एक बार बेटा इन कीवर्ड्स को लिखकर दिखाएंगे। अप टिल नाउ, बाय नाउ, बाय दिस टाइम, सारे भाई लिखकर दिखाएंगे फटाफट से, ठीक है। रिसेंटली का सिनोनिम होता है लेटली। येट, एज येट, ऑलरेडी, जस्ट। सारे बच्चे एक बार इनको लिखकर दिखाएंगे। चलो चलो फटाफट से लिखकर दिखाएं, फटाफट से प्लीज। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिखकर दिखाता हूं, ठीक है, उनको आप करेक्ट भी करके दिखाएंगे। चल भाई, 5 सवाल लिखे हैं, फटाफट से बनाने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। बेटा येट और एज येट का एक ही मतलब होता है, अभी तक। और बाकी बेटा पढ़ोगे सारी चीजें बताएंगे। शाबाश। देखो मेरे बच्चों, इन सभी के सभी लिखे हुए वाक्यों को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इन सभी के सभी लिखे हुए वाक्यों में
बड़ी प्यारी प्यारी चीजें हमें समझ में आती है। कैसे समझ में आती है, देखना ध्यान से। पहला वाक्य कहता है शी डिड 3 चैप्टर सो फार, अभी तक उसने 3 चैप्टर किए हैं, यानी कि अभी अभी हमें पता चला कि अभी तक उसने 3 चैप्टर किए हैं। भाई इस सो फार की वजह से ही हम लोगों ने यहां पर क्या कर दिया, हैज डन। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। आई रिसेंटली सॉ अ न्यू मूवी। सर रिसेंटली को अगर हम देखेंगे तो रिसेंटली लग रहा है गलत जगह पर है, तो पहले तो इस रिसेंटली को हम लोगों को कहां लिखना पड़ा, आपने मुझे याद दिलाया कि रिसेंटली समय की जानकारी देने वाला शब्द है सेंटेंस के आखिर में। अब इसके टेंस को हम लोग ठीक करेंगे और आई हैव सीन द मूवी, अरे बोलो हाँ। तो मेरे बच्चों यहां से एक नियम और बन गया हमारे दिमाग में। क्या नियम बन गया, इन लिखे हुए कीवर्ड्स की अरेंजमेंट थोड़ा मेरे साथ ध्यान से पढ़कर देखेंगे और बोलेंगे जरा। सो फार, अप टिल नाउ, बाय नाउ, बाय दिस टाइम, रिसेंटली, लेटली, ये हमारे वो प्यारे खूबसूरत शब्द हैं जिनको हम हमेशा कहां पर रखते हैं, वाक्यों के अंत में। ये हमारे वो खूबसूरत शब्द हैं जिनको हम हमेशा कहां रखते हैं, किसी भी लिखे वाक्य के अंत में। ठीक है, समय को बताने वाले शब्द हैं। लेकिन अगर इस येट और एज येट की बात करते हैं, ये अपने आप में खतरनाक है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस के साथ ही यूज होता है और इसे हम कहां पर लिखने का काम करते हैं, वाक्य के अंत में। नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, ध्यान रखना, ये बड़ा खतरनाक है। ठीक है भाई। अगर इस ऑलरेडी और जस्ट की हम बात करते हैं तो ये अद्भुत हैं। क्यों, क्योंकि लिखे हुए वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के ठीक बीच हम इन्हें टिकाते हैं। ठीक है, सेट हो गया भाई, हाँ है ना। अब सेट हो गया तो भाई इन तीनों आंसर्स को भी, मतलब इन बचे हुए क्वेश्चंस को भी निपटा देते हैं। ही बाय नाउ, सर समय की जानकारी दे रहा है, चुपचाप इसको उठा के और कहां पर लगाएंगे भाई, सेंटेंस के आखिर में। अब तक उसने मेल ड्राफ्ट कर दी है, तो बेटा बस इसके साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट का परफेक्ट बनाकर हेल्पिंग वर्ब। बोलो हाँ, ठीक है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। मोहन डिड नॉट रिसीव एनी इंफॉर्मेशन येट। येट अपनी जगह बिल्कुल सही लिखा है। येट का जो प्रयोग हम करते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। बस इतना सा ख्वाब है कि आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट में ठीक करवा दें, बाकी की बातचीत बिल्कुल ठीक है, खत्म, हाँ है ना, करेक्ट। आखिरी सवाल पर काम करते हैं। वी जस्ट केम होम, हम अभी अभी घर आए हैं। जब आप अभी अभी घर आए हैं तो भाई साहब जो काम हुआ अभी अभी है, तो इस थर्ड फॉर्म के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लिखेंगे, वी हैव जस्ट कम होम। इजी, इजी भाई, करेक्ट हो गया दोस्त। चलिए भाई फाइन, यहां तक की बात अपनी क्लियर हुई। अब चलो एक छोटी सी दुविधा में डालता हूं आप लोगों को। ठीक है, अब मेरे बच्चों आप लोगों को एक छोटी सी दुविधा में डालता हूं, ये दुविधा मजेदार होगी। प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है भाई, मैं आपके सामने कुछ वाक्य लिख रहा हूं, आप इन लिखे हुए सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर अपने हिसाब से ठीक करने की कोशिश करना। शी हैज क्वालिफाइड द एग्जाम in 2013। ठीक है, रेनू हैज पेड द बिल yesterday। I have met him 3 days ago। भाई ये सेंटेंसेस लिख रहा हूं, इनको जरा ठीक करने की कोशिश करना। ठीक है जी। येट को नेगेटिव में क्यों यूज करते हैं, इसका कारण है, इसका कारण हम समझते हैं जब कंजंक्शंस पढ़ते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन बताने का काम करता है बच्चे। ठीक है, तो कंजंक्शन कभी पढ़ाया होगा तो याद करेंगे भाई आराम से। ठीक है, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी।
मैंने आपके सामने बच्चों 6 सेंटेंसेस लिख दिए हैं। इन 6 सेंटेंसेस में आप क्या कर सकते हैं बताएं जरा। येट खुद नेगेटिव नहीं होता है बेटा, येट कॉन्ट्रडिक्शन बताता है। चलो चलो इन 6 के 6 सेंटेंसेस को फटाक से पढ़ के दिखा दो भाई। चलिए भाई, आओ मेरे बच्चे। आज बच्चे अब देखो, इन सभी के सभी सवालों के अंदर एक बहुत ही बढ़िया गड़बड़ हुई है। गड़बड़ क्या हुई है? आपने जब इस लिखे हुए वाक्य को ध्यान से पढ़ा, शी हैज क्वालिफाइड द एग्जाम इन 2013। मेरे बच्चों अभी अभी आपको यह पता चला था कि प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा टेंस है जो क्या बताता है? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। क्या बताता है भाई? एक ऐसा एक्शन जो अभी अभी पूरा हुआ है। अरे बोलो हाँ, ठीक है, एक ऐसा एक्शन जो अभी अभी पूरा हुआ है, ये हमें बताने का काम कर रहा है। अब हमने ध्यान से देखा तो शी हैज क्वालिफाइड द एग्जाम, हमें इसके टेंस को देखकर ये पता चला कि उसने अभी अभी एग्जाम को क्वालिफाई किया। अरे बोलो हाँ, हमें ये समझ में आया कि उस इंसान ने अभी अभी एग्जाम को क्वालिफाई किया, ठीक है। लेकिन जैसे हमने आगे लिखा हुआ देखा इन 2013, आप कहोगे गुरुजी 2013 तो पास्ट का एक टाइम है ना, 2013 तो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है ना। तो मेरे बच्चों याद रखना, जब पास्ट इंडेफिनिट की हम बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट हमें बताने का काम करता है पास्ट का एक ऐसा समय जो कि स्पेसिफिक है, जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे? पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। पास्ट को स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए हमें कीवर्ड्स की भी तो जरूरत पड़ेगी भाई, है ना। तो जब कीवर्ड्स की हम बात करते हैं तो कीवर्ड्स में हमें क्या क्या बताना पड़ता है? लो भाई मैं आपके सामने लिख देता हूं, येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक। मतलब पास्ट के ऐसे टाइम की बात हम करते हैं जो प्रेजेंट से ताल्लुक नहीं रखता, क्योंकि अगर प्रेजेंट से ताल्लुक रखेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, है ना। ठीक है भाई, इसी के अंदर हम दिन, समय, महीने गिनकर इसके साथ अगो भी लगा सकते हैं। पास्ट की कोई भी डेट, मैंने कहा पास्ट की कोई भी डे, ठीक है, डेट, ईयर, मंथ, ठीक है ना जी। हम ऐसा भी शब्द लिख सकते हैं इन द अर्ली एजेस, ईयर्स, ठीक है बेटा। पुरानी बातों को बताने के लिए हम इन सभी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब अगर थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं हम, तो भाई 2013 की बात है, अभी अभी की बात नहीं, इसीलिए हम इसके लिए सेकंड फॉर्म से पास्ट इंडेफिनिट बना देंगे। बोलो हाँ, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। लिखा है रेनू हैज पेड द बिल येस्टरडे। अभी अभी नहीं, उसने कल पे किया है। पास्ट का स्पेसिफिक टाइम देने की वजह से हम करेक्ट क्या कर देंगे? सेकंड फॉर्म को। बोलो हाँ। आई हैव मेट हिम 3 days ago। बात 3 दिन पहले की है, 3 दिन पहले की वजह से हम क्या यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। खत्म, ठीक है। नोनू हैज सीन अ स्नेक लास्ट नाइट। पिछली रात को जो हुआ उसकी बात कही है, तो बेटा पास्ट इंडेफिनिट की वजह से हमें क्या लिखना पड़ा भाई? सो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब,
पास्ट इंडेफिनिट। अरे बोलो हाँ, ठीक है जी। अब मेरे बच्चों अगले सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे, आप कहोगे इंडिया हैज बिकम इंडिपेंडेंट। आप कहोगे गुरुजी यहां तो हमें पास्ट का स्पेसिफिक टाइम लिख कर दिया ही नहीं है गुरुजी, यहां तो हमें गुरुजी पास्ट का स्पेसिफिक टाइम लिख कर दिया ही नहीं है। अब हम क्या करें, अब क्या करें हम? डरने की बात नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ भाई। आप सभी को पता है कि ये घटना कब घटी थी? 1947 में। बोलो हाँ। तो इतिहास की घटना हर किसी ने पढ़ी है, हर किसी ने ये बात जानी है, और 1947 की इस घटना को बताने के लिए हम बताएंगे किससे? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से। इसी के लिए हमने क्या कर दिया भाई? बिकेम। तो बाबू पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम लोग ये सारी बातें तो क्या बता रहे हैं? पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, और पास्ट के स्पेसिफिक टाइम में ही हमें एक चीज और जुड़ गई, क्या? कि कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट है, कोई भी ऐतिहासिक घटना है, कोई भी ऐतिहासिक किया गया काम है, उसको भी हम किस में बताएंगे बेटा? पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अरे बोलो हाँ। तो आखिरी सवाल आज के डिस्कशन का हमने देखा क्या? गांधी हैज लॉन्च्ड, सर नहीं, गांधी लॉन्च्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। आप सभी जानते हैं कि इसकी ऐतिहासिक तिथि हमें पता है। अरे बोलो हाँ, ठीक है बच्चे। तो मुझे लगता है बेटा पहले यहां तक की बातों को आप अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। अगली क्लास में इसके बारे में हम गहराई से समझने का काम करेंगे, ठीक है बेटा। तो पहले यहां तक की हर एक चीज को रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आपके साथ मिलकर अगली क्लास में। हर चीज को ध्यान से देखो बेटा, ये आपको अपने नोट्स बनाने हैं, हर एक चीज को खूबसूरत तरीके से लिखना है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। खुश रहें, मस्त रहें, और सारी चीजों को अच्छे से पढ़कर आए। बाय एवरीवन, टेक केयर।